एक दिन मैं बाई के मोबाइल में गेम खेल रही थी कि अचानक उनके मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैं मोबाइल बाई को देने जा रही थी कि गलती से कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आई। वो कह रही थी कि यासर जल्दी से अस्पताल पहुंचो, तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है। भाई उस वक्त वॉशरूम में नहा रहे थे, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि दूसरी तरफ कोई औरत बात कर रही है, उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं। मैंने जैसे ही मोबाइल कान के साथ लगाकर हेलो किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं लेडी डॉक्टर समीना बोल रही हूँ, क्या ये यासर का नंबर है? मैंने हाँ में जवाब दिया। तो वो कहने लगी, जल्दी से आप मेरी बात यासर से करवा दें, क्योंकि उनकी बीवी ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है और उनकी जान खतरे में है। उनकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बाई तो अभी तक कुंवारे थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। फिर ये कैसे हो सकता था? इतनी देर में बाई वॉशरूम से बाहर आ गई। मैंने मोबाइल बाई को थमा दिया। बाई भी उस लेडी डॉक्टर की बात सुनकर चौंक गई। बाई ने बताया कि मेरी शादी नहीं हुई, किसी ने आपको गलत नंबर दिया है। मगर दूसरी तरफ से लेडी डॉक्टर सिर्फ यही कह रही थी कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं, आपकी बीवी बार बार आपका नाम ले रही है और ये नंबर भी उन्होंने दिया है। अगर आप ना आए तो उस लड़की की जान जा सकती है। बाई परेशानी में जल्दी से अस्पताल पहुंचे। पहले तो इन्हें एक मुर्दा बच्चा दिया गया, उसकी तदफीन का कोई बंदोबस्त करें। मगर जब उन्होंने वो लड़की जाकर देखी जिसे उनकी बीवी बताया जा रहा था, तो उसको देखकर बाई के तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो तो उरूसा थी। मेरा नाम फराना है, मेरा तअल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरे वालिद रंग साज का काम करते थे। यासिर मेरा बड़ा भाई है। मेरी पैदाइश के 3 साल बाद ही मेरे वालिद फौत हो गए। तब से अम्मा ने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला। अम्मा सुबह के वक्त घरों में काम करती और शाम को घर बैठकर सिलाई का काम करती थी। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से यासिर भाई को पढ़ाया था। खुदा का शुक्र है कि वो दिन भी आ गया जब मेरे भाई ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अब अगला मरहला नौकरी तलाश करने का था। दफ्तर खाक छान ली, मगर भाई को कोई नौकरी नहीं मिली। बिल आखिर एक दोस्त के जरिए इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। सुलेमान यासिर भाई का बहुत करीबी दोस्त था। उनका बचपन एक साथ ही गुजरा था। वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट क्लर्क था। सुलेमान को बैरून मुल्क जाने का बहुत शौक था। खुशकिस्मती से उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिल गया, इसलिए उसने यासिर से कहा कि तुम मुलाजमत की तलाश में और मैं मुलाजमत छोड़ कर जा रहा हूँ, मेरी सीट खाली है, कहो तो होटल के मैनेजर से तुम्हारे लिए बात कर लूँ। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। फिलहाल यही काफ़ी था जब तक किसी अच्छी जॉब नहीं लगती थी। इसी होटल में ही जॉब कर लेता। बाई ने फ़ौरन हामी भर ली। सुलेमान ने अपनी जगह यासिर भाई को इस होटल में रिसेप्शनिस्ट लगवा दिया। तनख्वाह तो कम थी, मगर हम 3 अफराद का गुजारा हो सकता था। बाई खुशी खुशी इस जॉब पर जाने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यासिर भाई अपनी मुलाजमत से कुछ गैर मुतमईन नजर आने लगे। भाई से मालूम करने पर पता चला कि जिस होटल में वो रिसेप्शनिस्ट थे वो नाम का होटल था। दरअसल वो एक नाइट क्लब था जहां रात के वक्त बड़े बड़े लोग आते और लड़कियों के साथ मिलकर डांस पार्टियां मनाते। बहरहाल मजबूरी सब कुछ करवा लेती है। अम्मा की तबीयत भी इन दिनों ख़राब रहने लगी। जो 2 साल गुजर गए, इन 2 सालों में कई रकासाएँ आई और अपनी अदाएँ दिखाकर किसी होटल से मुंसलिक हो गई। इन सब में उरुसा एक वाहिद लड़की थी जो अभी तक किसी होटल से वाबस्ता थी। उरुसा वाकई बहुत खूबसूरत थी, अपने नाम की तरह। वो जब भी बनाओ श्रृंगार में होती तो हर दफ़ा नई दुल्हन जैसी लगती। मेकअप ज़दा चेहरे के बावजूद मुसूमियत उसके रंगों रूप से झलकती थी। खुदा जाने उसकी क्या मजबूरी थी जिसकी बना पर वो इस पेशे से मुंसलिक हुई। जब भी वो यासिर भाई को देखती थी एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लहू पर आ जाती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक रोज़ जब यासिर भाई ड्यूटी ऑफ करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक वेटर उनके पास आया और एक लिफाफा भाई को थमा दिया और कहने लगे जी मैडम ने दिया है, और वो फिर चला गया। भाई ने समझा कि शायद किसी लड़की को कुछ मंगवाना होगा। पहले भी अक्सर ऐसा होता था, रक्स करने वाली लड़कियां भाई को कागज़ पर लिखकर दे देती थी और भाई वापस पर उनकी मतलूबा चीज़ें ला देते थे। उन्होंने लिफाफा कोट की जेब में डाला और हाथ मुंह धोने वॉशरूम चले गए। वॉशरूम जाने के लिए मेकअप रूम के सामने से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वहाँ से गुजरे तो देखा कि उरुसा शीशे के सामने मेकअप करने में मसरूफ थी। आने में भाई को देखकर उसके हाथ से लिपस्टिक छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर खड़ी हो गई और आस्ता से बोली, यासिर दरवाज़ा बंद कर लिया करो, यहाँ से कई लोग गुजरते हैं। भाई ने कहा हाँ मैं भूल गया था। उसने घबरा कर कहा। भाई इतना कहकर आगे बढ़ गई। वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर निकले तो वो जा चुकी थी। भाई थके हारे घर पहुंचे, लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर लेट गया। तभी लिफाफे का ख्याल आया जो वेटर ने दिया था। उठकर कोट की जेब से लिफाफा निकाला और खोलकर तहरीर पढ़ने लगे। खत पढ़ते ही भाई सख्ते में आ गए। ये उरूसा की तरफ से लिखा हुआ था। उसने अपनी परेशानी का हाल लिखा था।
کہ وہ ایک سخت مشکل میں پھنس گئی ہے اور چند مہینوں میں ایک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ یہ تحریر پڑھتے ہی یاسر بھائی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جہاں تک ان کو علم تھا عروسہ غیر شادی شدہ تھی، یا پھر اس نے خود کو جان بوجھ کر غیر شادی شدہ ظاہر کیا تھا، اور اس ہوٹل میں صرف رقص کی پارٹیاں ہوتی تھیں۔ اگلے دن وہ یاسر سے ملی اور بولی، یاسر میں مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اس دفعہ اس بارے میں تم نے بات کرنی ہے۔ بولو بھائی نے کہا، ابھی اس وقت یہاں کوئی موجود نہیں ہے، تم بات کر سکتی ہو۔ کیا تم نے خط پڑھا تھا؟ ہاں پڑھ لیا ہے۔ دیکھو یاسر، دراصل تم ہی یہاں واحد ایسے مرد ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں، اس لیے میں نے تمہیں اپنے راز میں شامل کیا ہے۔ اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی تو جیسے پتھر کے ہو گئے، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اسپتال میں بچے کے والد کے نام کی جگہ تمہارا نام لکھوا دیا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتی تو میری جان کو خطرہ تھا۔ یہ سن کر بھائی سکتے میں آ گئے اور کچھ کہہ نہ پائے۔ اتنے میں کچھ گاہک آ گئے اور وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ بھائی کا یہ دن بڑی مشکل اور پریشانی میں گزرا۔ اس روز وہ ہوٹل سے جلدی آ گئے اور گھر آ کر اپنے وجود کو بستر پر گرا دیا۔ تمام رات پریشانی میں گزری۔ اماں نے لاکھ پوچھا کیا بات ہے، مگر وہ کچھ نہ بتا سکے۔ دوسرے دن ہوٹل کے تو پتہ چلا کہ عروسہ چند مہینوں کی چھٹی پر جا چکی ہے۔ یاسر بھائی عروسہ کے ساتھ احترام سے پیش آتے تھے، جہاں لوگ اس کو آرٹسٹ کہتے تھے وہ بھی اسے آرٹسٹ کے طور پر عزت دیتے تھے۔ تاہم اس لڑکی نے میرے بھائی کے شریفانہ برتاؤ سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس شرافت برے رویے کو اس نے بلیک میل کیا اور کیش کرنے کی کوشش کی۔ یاسر نے سوچا جا کر مینیجر کو سب کچھ بتا دے، پھر اسے خیال سے باز رہے کہ ایسا کرنے سے کہیں وہ خود ہی بدنامی کی دلدل میں دھنس جائیں۔ فی الحال چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ثبوت تو کوئی نہیں تھا کہ عروسہ سے ان کا کوئی واسطہ یا بندھن ہے، لہٰذا جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر دل تھام لیا۔ اس بات کو کچھ مہینے گزر گئے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور بھائی واش روم میں نہا رہے تھے۔ اچانک ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل میرے پاس تھا اور غلطی سے کال ریسیو ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ایک محترمہ کہنے لگی، جلدی سے میری بات یاسر سے کروا دو، ان کی بیوی کی جان خطرے میں ہے اور ان کا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کی تو شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اتنے میں بھائی باہر آ گئے اور میں نے موبائل انہیں دے دیا۔ یاسر صاحب، میں لیڈی ڈاکٹر سمینہ بول رہی ہوں، آپ کی بیوی کا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، فوراً اسپتال آ جائیے، آپ کی وائف نے کہا ہے کہ آپ کو خبر کر دی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ یاسر بھائی حیران رہ گئے، سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو گئے۔ ان کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ جی چاہا کہ جا کر اسی وقت عروسہ کا گلا گھونٹ دیں۔ غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلے، ٹیکسی لی اور اسپتال چلے گئے۔ وہاں استقبالیہ سے پتہ چلا کہ ان کی نام نہاد بیوی روم نمبر 8 میں ایڈمٹ ہے۔ روم نمبر 8 میں مکمل سکوت طاری تھا۔ عروسہ زرد ہلدی کی طرح کانپتی ہوئی بستر پر پڑی تھی۔ ابھی یہ کچھ کہنے ہی والی تھے کہ ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی، عروسہ کو انجیکشن لگایا اور کہا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، ان کو بلڈ لگے گا، آپ مردہ بچے کی تدفین کا انتظام کر لیں، ہم بلڈ کا انتظام کر رہے ہیں۔ پھر بولی، یاسر صاحب آپ نے آنے میں دیر کیوں کی؟ اچھا آئیے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی تو کسی غیر مرئی قوت نے یاسر بھائی کو بھی اس کے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا۔ عروسہ کے چہرے پر اذیت اور تکلیف کا خاموش سمندر تھا اور اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کے پاس خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اب مزید سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ یاسر نے سوچا، اب انسانیت کا یہی تقاضا ہے کہ اس راز کو فاش کرنے سے پہلے اس مردہ بچے کو تو گورکن کے حوالے کر دیا، جس کو قبر میں دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ عروسہ بے ہوش تھی اور اس کی زندگی خطرے سے باہر نہیں تھی۔ کیا خبر یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے؟ پتہ نہیں قدرت مجھ سے ایسا کام کیوں لینا چاہتی تھی جس کے لیے میں خود آمادہ نہیں تھا، مگر سب کچھ خود ہوتا چلا گیا۔ انہی خیالوں میں گم یاسر بھائی غصے میں عروسہ کو لعنت و ملامت کر رہے تھے، لیکن اس کی بری حالت دیکھ کر غصے سے جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ انسانیت کے جذبات غالب آ گئے۔ اب ایک انسان ہونے کے ناطے حالات کا یہی تقاضا تھا۔ بچے کو دفنانے کے بعد وہ واپس اسپتال آیا اور عروسہ کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
अगर तुम ना आते तो ना जाने क्या होता, सच पूछो तो तुम बेकसूर हो, मगर मैं भी बेकसूर हूँ। मेरे साथ भी धोखा हुआ और धोखा देने वाला गायब हो चुका है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक शरीफ इंसान समझकर तुम पर भरोसा कर लिया। मैं गुस्से से सुर्ख हो रहा था और मैंने रूसा की तरफ देखकर बोला, किसका गुनाह है जो तुमने मेरे सर पर डाल दिया है? वो रोते हुए बोली, वो एक भयानक रात थी जब इसी होटल में मुझे धोखे से नशा पिलाकर दागदार किया गया और फिर निकाह का वादा करके दिलासा दिया गया। किसने ऐसा किया मैं नाम नहीं बता सकती। रोज़ी कमाना मेरी मजबूरी है, मैं डांसर ज़रूर हूँ मगर बुकाऊ माल नहीं हूँ। मेरी माँ भी चल बसी। होटल के मालिक ने रहने का ठिकाना दिया और इसी की नौकरी पर सांसों की डोर कायम है। देखो रूसा, तुम सच क्यों नहीं बता देती? अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं ये मामला पुलिस तक ले जाऊंगा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया मुझे। और रूसा हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसा मत करना, मैं बहुत मजबूर थी। ये सब इस होटल के मालिक सेठ रियाज के बेटे शबीर ने किया। पहले उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। जब मैं उसके काबू में आई तो एक दिन उसने मुझे नशा आवर चीज़ खिलाकर मेरी इज्जत लूट ली और अब वो हमेशा के लिए सऊदीया चला गया है। अगर ये राज सब पर खुल गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुमसे दरख्वास्त है कि इस राज को राजी रहने दो। एक मजबूर लड़की पर एहसान करो, अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का अजर ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह किसी की नेकी को रायगा नहीं जाने देता। अच्छा, तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप अस्पताल का बिल अदा कर दें, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोबारा मुलाजमत पर आऊँगी तो आपका कर्ज उतार दूंगी। उसने ऐसी बेबसी से इल्तिजा की कि यासर भाई को वही फैसला करना पड़ा। उरूसा ने तुम्हारी हर बात मान ली, तुमने मुझे शरीफ जानकर मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, मैं बिल भी अदा कर देता हूँ, मगर याद रखना आज के बाद तुम मेरा कोई वास्ता नहीं रखोगी। वो खामोशी से भाई को देखती रही और मगर मुँह से एक लफ्ज़ ना कहा। बिल अदा करने के बाद भाई दोबारा उसकी आदत को भी ना गई और उसकी इल्तिजा पर उसे टैक्सी पर उसके घर तक पहुंचा दिया। वो बहुत गरीब थी, घर में चंद जोड़े कपड़ों और एक फर्शी बिस्तर के सिवा कुछ न था। हालत खुद बता रही थी कि रूसा ने अपने बारे में जो बताया था वो सच था। जब यासर भाई ने वालदा को रूसा के बारे में साथ में बताया तो इन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी ममता ने सोचा क्यों ना जाकर इस लड़की की असल हालात मालूम की जाए। वो यासर भाई के साथ रूसा के पास गई। वो तनहा पड़ी थी, शदीद बुखार था, उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वो वाकई एक बेआसरा यतीम लड़की थी, पहले वालिदैन को खो चुकी थी। उसे तरस खाकर एक खतून ने पाला था, वो भी वफात पा गई तो बेसहारा रह गई। एक सहेली के लिए होटल तक पहुंची, आवाज़ अच्छी थी, फिर गाना सीख लिया। सहेली ने समझाया कि जब गाने से गुजारा नहीं हुआ तो होटल में आ गई हो तो थोड़ी बहुत डांस की प्रैक्टिस भी कर लो। यूं वो रकासा बन गई। उसकी सारी आपबीती सुनकर वालदा को यकीन हुआ कि वो असल में शरीफ लड़की थी और बेबसी ने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। जब उसने अपनी ज़िंदगी को राख पलटे तो यासर के अंदर का इंसान जाग उठा। ज़मीर के सिपाही यकजा हो गए। अचानक दिल में शोर उठा कि उसे बचा लो। अगर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती है तो तुम ही सहारा बन जाओ। यूं हम सब ने फैसला कर लिया कि अरूसा को अपने घर लिया है, उसे सचमुच की अरूसा बनाएंगे। उसने भी अपने नाम की लाज रखी। अरूसा बनी तो उम्र भर से पकीज़ा रिश्ते को निभाया। सबकी रजामंदी से भाई और अरूसा की शादी हो गई। दोस्तों, ये थी मेरे भाई की आप भी थी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।